हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी हमें ये एपी गिवन है और देखो एपी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। 121 है, फिर 117, फिर 113, यानी डिक्रीज हो रही है। तो यानी एक टाइम पे इसके अंदर कोई नेगेटिव टर्म भी आएगी इस एपी में। तो ये कह रहा है कि कौन सी टर्म इसकी नेगेटिव होगी, यानी वो n की वैल्यू बताओ जो इसकी नेगेटिव आएगी, यानी कौन से नंबर पे इसकी क्या आएगी, नेगेटिव टर्म आएगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो नेगेटिव टर्म बोल रहा है कि कौन सी टर्म इसकी नेगेटिव होगी, तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी होगी। हम क्या कर लेते हैं कि लेट an बी नेगेटिव टर्म, यानी हमने an को लेट कर लिया कि कोई इसकी nth टर्म है, nth टर्म है जो कि क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव टर्म का क्या मतलब कि वो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो इट मीन्स वो क्या है, जीरो से लेस है। अब nth टर्म किसके इक्वल होती है, अब यहाँ nth टर्म की वैल्यू पुट करो। nth टर्म किसके इक्वल, a प्लस n माइनस 1 d के इक्वल, लेस देन जीरो हमने लिखा है। अब यहाँ वैल्यूज रखो, देखो a की वैल्यू क्या है 121 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें निकालनी है कि कौन सी टर्म इसकी नेगेटिव होगी। और d की वैल्यू देखो क्या है, d की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1। तो 117 माइनस 121 करेंगे, आ जाएगा यहाँ से -4 लेस देन जीरो। अब इसको सॉल्व करो, 121 माइनस 4 इंटू n, तो क्या बन जाएगा -4n, -4 इंटू -1 क्या बन गया +4 लेस देन जीरो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 121 प्लस 4 क्या बन गया 125 माइनस 4n लेस देन जीरो। अब ये बात याद रखनी है, देखो यहाँ -4n रखो और जब ये 125 ये जो साइन है, यानी जब भी ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बीच में होता है और हम किसी टर्म की ट्रांसपोजिंग करते हैं, कि एक तो हम करते थे 4x इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे अगर मेरे को 4 को इधर लेके जाने तो डायरेक्ट 5 डिवाइड में गया 4, यहाँ 5/4 आ जाता था। लेकिन जब भी ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन होता है तो क्या करते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव टर्म, देखो ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, -125 हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन का है तो ग्रेटर देन का हो जाएगा, ग्रेटर देन का है तो लेस देन का। अब ये साइन यहाँ पे क्या है, लेस देन साइन है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी टर्म की ट्रांसपोजिंग करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे और उसका क्या हो रहा हो, साइन चेंज, यानी कि वो टर्म माइनस की हो रही हो, अगर वो टर्म माइनस की हो रही होती है तो क्या कर देते हैं हम, ये साइन रिवर्स कर देते हैं, यानी ग्रेटर देन को लेस देन और लेस देन को ग्रेटर। तो देखो यहाँ से माइनस कैंसिल। अब यहाँ क्या बचेगा, n एज इट इज 125 और 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले जाओ डिवाइड में। बाकी रूल तो वही होंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस। लेकिन ये बात याद रखनी है, जब यहाँ का पॉजिटिव टर्म यहाँ जाके नेगेटिव होगी तो साइन चेंज हो जाता है हमेशा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो देखो क्या आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8। आंसर आ गया 31.2 और क्या आया है, n इज ग्रेटर देन 31.2, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो 31.2 से ज़्यादा होगी। अब देखो n की वैल्यू मैंने बताया ना तो फ्रैक्शन हो सकती, क्योंकि फ्रैक्शन में तो नंबर ऑफ टर्म्स आ ही नहीं सकती, और ना ही n की वैल्यू पॉइंट में आ सकती। यहाँ पे क्या आई है कि 31.2 से ज़्यादा होगी n की वैल्यू। तो 31.2 से ज़्यादा कौन सा नंबर आता है, सबसे पहले 32 आता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में तो वैल्यू लेनी नहीं है, वरना तो हम 31.3 कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 31.2 के बाद नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 32 आता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 32। देखो यहाँ फिर क्या लिखेंगे हम, n की वैल्यू 32 आने का क्या मतलब है कि जो इसकी 32nd टर्म, यानी कि जो इसकी 32 टर्म होगी इस एपी की, 32nd टर्म ऑफ दिस एपी
विल बी नेगेटिव, वो टर्म कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, यानी देखो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, ग्रेटर देन 31.2, और ग्रेटर देन 31.2 क्या होता है, 32। ठीक है, तो इसीलिए ये टर्म क्या हो जाएगी, जो इसकी 32nd टर्म आएगी इस AP की, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6। किसी AP की थर्ड और सेवंथ टर्म का सम कितना दे रखा है, 6। देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी थर्ड और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP, और निकालना क्या है, फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये सम निकालने का फॉर्मूला है। अब हमें n की वैल्यू तो पता है कि 16 टर्म्स का निकालना है, तो 16 रख देंगे, लेकिन a की वैल्यू नहीं गिवन और ना ही d की वैल्यू गिवन है, तो a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, थर्ड और सेवंथ टर्म का सम कितना है, 6, यानी a3 प्लस a7 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे क्या बनाए, हम एक इक्वेशन बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें दो कंडीशन गिवन है कि उनका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो यहाँ से हम दो कंडीशन बना के और किसकी वैल्यू निकालेंगे, a और d की वैल्यूज। कैसे बनेगी, देखो a3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d, और a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6। क्या बन जाएगा ये, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। अब दोनों में से 2 कॉमन ले हो, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, और यहाँ से a प्लस 4d किसके इक्वल आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 माइनस 4d के इक्वल। ठीक है, एक बार हमने a की वैल्यू निकाल के रख ली, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 4d। अब सेकेंड इक्वेशन देखो क्या बनेगी, प्रोडक्ट दे रखा है 8, यानी कि a3 इंटू a7 जब करेंगे तो प्रोडक्ट कितने आएगा, 8। अब इसको भी ओपन करो, a3 किसके इक्वल, a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय में a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ क्या करो, a की वैल्यू को पुट कर दो, a की वैल्यू हमने निकाल ली है 3 माइनस 4d, तो यहाँ a की वैल्यू रखो, क्या करो, पुट a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। ठीक है, a 3 माइनस 4d रखा प्लस 2d, ऐसे यहाँ पे भी a क्या रखेंगे हम, 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करो, क्या बनता है देखो, 3 माइनस 4d प्लस 2d क्या बन जाएगा, माइनस का 2d, 3 माइनस 2d। यहाँ देखो माइनस 4d प्लस 6d क्या बनेगा, इधर 3 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, तो यानी 3 स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, माइनस 4d स्क्वायर यहीं रखो इज इक्वल्स टू 8। 9 को इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा -1 के इक्वल, और इधर माइनस 4d स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4d स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 के इक्वल। अब यहाँ से d स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1/4 के इक्वल, और d स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे रूट, 1/4 की रूट, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। लेकिन यहाँ याद रखना है, रूट जब भी ओपन करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस 1/2, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे d की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, यानी हमारे पास d की दो वैल्यूज आ गई, d 1/2 भी हो सकता है और d -1/2 भी हो सकता है। तो d की दो वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू, क्योंकि a की वैल्यू भी निकालनी है और d की वैल्यू भी। तो क्या करो, d की दोनों वैल्यू से a की वैल्यू निकालो। पहले हम रखेंगे व्हेन d इज इक्वल्स टू 1/2।
अगर हम d को 1/2 रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे a के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई थी, a इज इक्वल्स टू 3 - 4d, a की वैल्यू ये थी। अब यहाँ पे d की वैल्यू रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 3 - 4 इंटू 1/2, ये कैंसल 2 से, a इज इक्वल्स टू 3 - 2 1 के इक्वल। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई a की 1 के इक्वल, लेकिन जब d किसके इक्वल हो? -1/2, व्हेन d इज इक्वल्स टू -1/2, तब क्या वैल्यू आएगी? a इज इक्वल्स टू 3 - 4d। इसी इक्वेशन में फिर से -1/d पुट करेंगे, -1/2 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू 3 - 4 इंटू -1/2, ये 2 से कैंसिल, और 3 -2 इंटू -1, ये बन जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 5। यानी अब a की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज। a की वैल्यूज भी 2 हैं और d की वैल्यूज भी 2 आई हैं, तो हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, वो भी 16 टर्म्स का। तो क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज से सम निकालेंगे। ठीक है, देखो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, सम की जो वैल्यूज आएंगी वो भी कैसी आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। किस लिए आएंगी? क्योंकि d और a की वैल्यूज भी 2 हैं। जब हम देखो क्या करना है, हमें निकालना है सम किसके इक्वल? n/2 2a प्लस n - 1 d के इक्वल। पहले यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? व्हेन d इज इक्वल्स टू 1/2, जब d 1/2 रखा था a की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। तो ये जब कंडीशन होगी तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Sn इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू, अब a की वैल्यू रखो यहाँ पे कितनी है? 1 प्लस n - 1, यहाँ भी n की वैल्यू रखो, 16 टर्म्स का निकालना है तो 16 - 1 करेंगे तो 15 इंटू, अब d की वैल्यू क्या है? 1/2। इसको यहाँ सोल्व करो, 2 8 = 16, 8 अंदर क्या है? 2 1 = 2, और ये क्या बन जाएगा? +15/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ से 4 + 15, और ये आ जाएगा 8 इंटू 15 + 4 19/2, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 4 9 = 36, 3 कैरी 4 1 = 4 76। यानी एक सम की वैल्यू तो क्या आ गई? 76, यानी सम ऑफ 16 टर्म्स कितना आ गया? 76 आ गया। लेकिन अब क्या करो, देखो अभी तो हमने क्या किया था? d की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू 1। अब ये जो दूसरी कंडीशन बनी थी कि d की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है और a की वैल्यू 5 भी हो सकती है, तो इससे भी सम निकालो। व्हेन d इज इक्वल्स टू -1/2 और a किसके इक्वल हो? 5 के इक्वल, तो सम की वैल्यू क्या आएगी? S16 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/2, 2 इंटू a करना है तो क्या करेंगे? 5 प्लस n - 1 क्या हो जाएगा? 15 इंटू, अब d की वैल्यू है -1/2। ठीक है, ये कैंसिल होके आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 8 2 5 = 10, और इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, ये आएगा -15/2। अब एलसीएम लेना है इनका, 8, ये 2 एज इट इज, और यहाँ से आएगा 20 - 15, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और क्या आ जाएगा? 20 - 15 करेंगे तो आएगा 5, 5 इंटू 4 आ जाएगा 20। यानी कि सम क्या हो सकता है? सम की वैल्यू 76 भी हो सकती है और सम की वैल्यू 20 भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो आंसर आएंगे वो 2 आएंगे कि सम की वैल्यू 76 या फिर सम की वैल्यू कितनी है? 20 है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर है, उसके अंदर ये जो रंग्स लगे हुए हैं, यानी ये जो रंग्स हैं वो कितने सेंटीमीटर अपार्ट है? 25 सेंटीमीटर, यानी 2 रंग्स के बीच में कितने डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर। द रंग्स डिक्रीज इन यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ये लैडर देखो कैसे है, जो फर्स्ट रंग की लेंथ है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर,
और ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज करते करते कहाँ पहुंच गई, जो टॉप वाला इसका रंग है उसकी लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी टॉप, और बॉटम की कितनी है, 45 सेंटीमीटर। और ये जो डिक्रीज हो रही है लेंथ डिक्रीज कैसी हो रही है, यूनिफॉर्मली हो रही है, यानी ऐसा नहीं है कि कभी तो हमने 25 सेंटीमीटर कम कर दी, कभी हमने 30 सेंटीमीटर लेंथ कम कर दी, कभी 20 सेंटीमीटर, नहीं, एक यूनिफॉर्मली लेंथ कम हो रही है, यानी कि सेम लेंथ हर बार कम हो रही है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो टॉप और जो बॉटम रंग्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2.5 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो वुड की लेंथ बताओ कि इन रंग्स को बनाने के लिए कितनी लेंथ वुड चाहिएगी। एक फर्स्ट जो रंग है उसकी लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर, लास्ट रंग की लेंथ पता है 25 सेंटीमीटर। अगर हमें इनके बीच में कितने रंग्स हैं, यानी कितने रंग्स आएंगे और उन सब की लेंथ कितनी होगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनका सम। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ वुड, लेंथ ऑफ रंग्स के इक्वल, यानी जितने इसके अंदर रंग्स लगे हुए हैं उनकी लेंथ के इक्वल हो जाएगी। और इसके अंदर रंग्स कितने लगे हुए हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि इसके अंदर रंग्स लगे कितने हुए हैं, तो ये कैसे निकालेंगे हम, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर रंग्स हैं कितने। तो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है नंबर ऑफ रंग्स। टोटल लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर। जो टॉप और बॉटम रंग के बीच में कितने डिस्टेंस है, 2.5 मीटर। पहले तो इसको किस में कर दो, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, क्योंकि सारी मेजरमेंट्स क्या है, सेंटीमीटर में है। अब देखो टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस कितना है, 250 सेंटीमीटर, और दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम इस पूरे डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे कि कितने रंग्स हैं। अब यहाँ पे गलती है, क्या करना है आपको, यहाँ पे +1 करना है। क्यों करना है +1, देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई लैडर होती, उसके अंदर सिर्फ 3 रंग्स होते, हमें क्या रखा होता कि ये जो 3 रंग्स हैं, यानी कि फर्स्ट रंग और थर्ड रंग के बीच में डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, और दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालते हैं हम, टोटल लेंथ 50 डिवाइड बाय में जो दो रंग के बीच में डिस्टेंस है क्या है, 25, क्या आ जाता, 2। लेकिन क्या यहाँ पे 2 रंग्स हैं, नहीं, यहाँ तो 3 रंग्स थे, तो इसीलिए क्या किया हमने, +1। जब हम +1 करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ रंग्स निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स +1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रंग्स निकालने हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रंग्स निकालना। अगर यहाँ गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे, 11 रंग्स, यानी कि इस लेडर में कितने रंग्स हैं, 11 रंग्स हैं। और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ 11 रंग्स, क्योंकि लेंथ ऑफ वुड पूछा है कि इन रंग्स को बनाने में कितनी लेंथ ऑफ वुड लगेगी। तो कितनी लेंथ ऑफ वुड लगेगी, लेंथ ऑफ 11 रंग्स, यानी 11 रंग्स की जितनी लेंथ है उतनी ही वुड इसको बनाने में लगेगी। तो 11 रंग्स की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 रंग्स की लेंथ का सम निकाल लेंगे। किसके इक्वल आ जाएगा, n/2 2a + n-1 d के इक्वल। अब यहाँ पे देखो, आप क्या करो, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक होता है n/2 a + an। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, देखो हम पहले क्या बनाते हैं, AP बनाते हैं। AP किसके इक्वल आएगी, हमें फर्स्ट रंग, जो सबसे नीचे जो रंग लगा हुआ है उसकी लेंथ पता है 45 सेंटीमीटर। बीच के रंग्स की लेंथ हम नहीं जानते, हमें किसकी पता है, लास्ट वाले रंग की लेंथ 25 सेंटीमीटर। यानी हम किसकी वैल्यू पता है, हमें A की वैल्यू पता है,
लास्ट टर्म की वैल्यू पता है और n की वैल्यू पता है कि 11 रंग्स का निकालना है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और d की वैल्यू निकालने के लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, n/2 2a प्लस n/2 a प्लस an वाला। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ रखेंगे हम, n/2 a प्लस an के अंदर वैल्यू रखेंगे 11/2, a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस an की वैल्यू 25, इनको प्लस करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा 11/2 इंटू 0 1 कैरी 70, कैंसिल हो जाएगा 35 पे और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 583 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड किसके इक्वल आ जाएगी 385 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो रंग्स की लेंथ आ गई, ये किसकी लेंथ आई, ये सम ऑफ 11 रंग्स, यानी जो 11 रंग्स यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी लेंथ का सम कितना है 385 सेंटीमीटर। तो उनको बनाने के लिए वुड भी तो उतनी ही लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसीलिए लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी 385 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली 1 to 49, यानी कि एक रो के अंदर हाउसेज हैं, एक लाइन में घर हैं, कैसे हैं 1 to 49 उनका नंबर है कि पहले हाउस का नंबर 1, नेक्स्ट का 2, नेक्स्ट का 3, फिर 4, 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक 49 तक। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, क्या शो करो कि यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू है x की सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, एक हाउस नंबर x है, यहाँ पे कहीं एक हाउस नंबर x है और क्या है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस, प्रीसीडिंग द हाउस मतलब कि x से पहले जितने हाउस आ गए, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट, और फॉलोइंग का मतलब है इसके बाद। क्या कह रहा है कि x हाउस नंबर है एक और उससे पहले जितने हाउसेज हैं उनका सम किसके इक्वल है, इसके बाद जितने हाउसेज हैं उनके सम के इक्वल है, और वैल्यू निकालनी है हमें x की कि x कौन से नंबर का हाउस है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, पहले तो हम कंडीशन देखते हैं कि x से पहले जितने घर हैं उनका सम किसके इक्वल है, x के बाद जितने घर हैं उनका सम। तो x के पहले हैं कितने घर, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि x के पहले कितने घर हैं, फिर उनका सम बताएंगे। तो x से पहले कितने घर आ जाएंगे, x से पहले कितने घर आएंगे x माइनस 1। अभी आप सम को हटाओ, क्या लिखो x माइनस 1, यानी x हाउस नंबर मान लो, यहाँ पे अगर हम जस्ट ऐसे मान लेते कि यहाँ पे मान लो ये 38 नंबर हाउस है, तो 38 नंबर हाउस से पहले कितने घर आएंगे 37 घर आएंगे। कैसे निकाला, 38 माइनस 1 कर दिया। तो यानी कि यहाँ पे अब हाउस नंबर क्या गिवन है, x गिवन है, तो x से पहले कितने घर हो जाएंगे x माइनस 1, और x के बाद कितने होंगे, x के बाद कितने घर आएंगे। देखो मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 40 कि x का नंबर है 40, तो 40 के बाद कितने घर बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 बचेंगे। कैसे बचेंगे 9, हमने क्या किया 49 हाउसेस के अंदर से x हाउसेस को माइनस कर दिया, 49 में से 40 को माइनस किया तभी तो 9 आया हमारे पास। यानी हमने क्या किया 49 टोटल हाउसेस के अंदर से कितना माइनस कर दिया, x तक के घर माइनस कर दिए, यानी यहाँ तक की वैल्यूज को माइनस कर दिया। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इन हाउसेस की वैल्यू आ जाएगी। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 49 माइनस x, ठीक है, ये आ जाएगा 49 माइनस x कर दिया, तो इन हाउसेस की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कह रहा है कि जितने घर इसके पहले हैं, यानी x माइनस 1 घर तो इसके पहले हैं, और जितने घर इसके बाद में हैं, बाद में कितने हैं 49 माइनस x, इनका सम इक्वल है, इनका सम क्या है इक्वल है। तो इनका सम इक्वल है तो क्या मतलब, इसके साथ क्या लगा दो s लगा दो,
सम दे रखा है तो सम लगा दो। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो n की वैल्यू का क्या मतलब कि नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज हमने निकाल लिए कि पहले कितने हैं x माइनस 1, बाद में कितने 49 माइनस एक्स, और इनका क्या क्या है उसने कि इनका सम इक्वल है, ये हाउसेज के नंबर इक्वल नहीं है, इनका सम इक्वल है। तो सम इक्वल का क्या मतलब कि एस एक्स माइनस 1, यानी जो हम s की जगह n की वैल्यू पुट करते थे उसकी जगह अब क्या लिख देंगे, एक जगह तो लिखेंगे x माइनस 1, क्योंकि अब n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे क्या मतलब है कि नंबर ऑफ हाउसेज, तो नंबर ऑफ हाउसेज x से पहले कितने हैं x माइनस 1, तो n की जगह क्या रख दिया x माइनस 1, और नंबर ऑफ हाउसेज x के बाद कितने हैं 49 माइनस एक्स, तो इनकी जगह पे भी क्या रख देंगे हम, यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या रख देंगे 49 माइनस सम ऑफ x। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये कैसे बनाई है। बाकी आगे क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ तक सिर्फ दिक्कत है कि ये इक्वेशन बनेगी कैसे, समझ में आ गया। अब क्या करो, यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d के इक्वल, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d के इक्वल। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। अब वैल्यूज पुट के लिए आपको a की वैल्यू भी चाहिए, d की वैल्यू भी चाहिए। n की वैल्यू तो आपको पता है x माइनस 1 है, अगर s 49 निकाल रहे हो तो n की वैल्यू 49, और s x निकालोगे तब n की वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगी। लेकिन a की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखो ध्यान से, ये क्या है एक AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो हर हाउस का अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ रहा है 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1 5 माइनस 4 1, यानी ये क्या बन रही है एक AP बन रही है। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू और D की वैल्यू। A की वैल्यू क्या है 1 और D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, A2 माइनस A1 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या करो वैल्यूज पुट करो, कैसे करोगे, देखो एस एक्स माइनस 1 को आप ये लिख सकते हो, एस 49 को ये लिख दिया, माइनस एस एक्स के लिए भी तो क्या फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये किसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, सम ऑफ x टर्म्स, ये सम ऑफ 49 टर्म्स के लिए और ये सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स के लिए। बाहर माइनस है इसलिए हम यहाँ पे एक होल ब्रैकेट लगा देते हैं, बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करो n की और a d की वैल्यूज रख दो। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है x माइनस 1 बाई 2 इंटू 2, a की वैल्यू 1 है तो 2 1 2 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 करना है, और d की वैल्यू 1 है तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 49 बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1 तो 2 1 2 लिखा रहने दो, प्लस n की वैल्यू कितनी है 49, 49 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 48, और d की वैल्यू 1 है इसलिए हमने नहीं लिखी, माइनस n/2, इसको पूरा ब्रैकेट में ही रखो, n/2, n की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पे x, तो x/2 2 इंटू a यानी 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है x तो यानी कि x माइनस 1। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, और यही हमें निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे आएगी देखो, यहाँ करेंगे, अब यहाँ देखो क्या होगा x माइनस 1 क्या बन जाएगा माइनस 2, x माइनस 1/2 अंदर क्या बन जाएगा 2 प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएंगे कैंसल, इज इक्वल टू 49/2 48 प्लस 2 क्या करेंगे 50 बन जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 50, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस, अब यहाँ देखो x/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 प्लस x माइनस 1, ये है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी x प्लस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, देखो x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय में अंदर क्या बचा है सिर्फ
x बचा है तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो क्या बन जाएगा ये x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, x इंटू -1 करेंगे तो माइनस का x अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25 करेंगे तो आएगा 1225 माइनस, अब x बाई 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करनी है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई पहले x से x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से क्या बन जाएगा x बाय में 2। ठीक है, अब ये पूरी टर्म क्या करो इधर ले आओ, ये पूरी टर्म यहाँ पे माइनस में है, यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगी ये पॉजिटिव। इस पूरी टर्म को यहाँ लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 और किसके इक्वल 125 के इक्वल इज इक्वल्स टू 1225। ठीक है, अब एलसीएम सेम है तो ऐड कर दे इनको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में क्या है 2 इज इक्वल्स टू 1225, 2 से 2 भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर है यहाँ जाके क्या हो जाएगा रूट 1225, ये आ गया रूट, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, कैसी आएगी प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है हाउस का नंबर पूछा है क्योंकि ये सारे क्या है हाउस नंबर है, तो हाउस का नंबर कोई नेगेटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव में हाउस का नंबर कैसे हो सकता है, सो एक्स की वैल्यू क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 35। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको अच्छे से करना है क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अधिकतर एग्जाम में आते हैं, तो आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत ध्यान से करनी चाहिए और समझ के करो, ये नहीं कि उसको रट लिया कि x माइनस 1 49 माइनस एक्स ये कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि x माइनस 1 और 49 माइनस एक्स ये आया कहाँ से है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is, देखो क्या है एक टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड के अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं, कितनी हैं उसके अंदर कितने स्टेप्स है 15 स्टेप्स हैं, विच इज 50 मीटर लॉन्ग। अब हमें एक स्टेप, अब देखो एक स्टेप किसी भी सीढ़ी का एक स्टेप कैसा होता है रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइडल होता है। ठीक है, अगर हम उसको 3D में देखें तो क्या होता है क्यूबॉइडल शेप का होता है, तो उसकी हमें लेंथ दे रखी है 50 मीटर लॉन्ग, ये एक स्टेप 50 मीटर लॉन्ग है, बिल्ट ऑफ कंक्रीट, किससे बना हुआ है कंक्रीट से, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1/4 मीटर, एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर यानी कि इसकी ब्रेड्थ, इस ये जो इसकी ब्रेड्थ यहाँ पे है वो कितनी है 1/2 मीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, क्या निकालनी है इस टेरेस को बनाने में कितनी वॉल्यूम लगेगी, तो क्या करेंगे एक स्टेप को बनाने में वॉल्यूम लग रही है, फिर 2 स्टेप को बनाने में वॉल्यूम, 3 स्टेप को बनाने की वॉल्यूम, ऐसे सारी वॉल्यूम 15 स्टेप को बनाने में जितनी वॉल्यूम लगेगी वही तो क्या होगी इस टेरेस को बनाने में वॉल्यूम लगेगी। यानी कि क्या पूछा हुआ है कि इस टेरेस को बनाने में कितनी वॉल्यूम लगेगी, तो कितनी लगेगी जितनी 15 स्टेप्स की वॉल्यूम होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम देखो क्यूबॉइडल है तो यानी क्यूबॉइडल की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ कितनी है इसकी 50, ब्रेड्थ कितनी है 1/2 और हाइट है 1/4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी वॉल्यूम 50/8 मीटर क्यूब के इक्वल। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ ध्यान दो क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ तक जो हमने हाइट ली थी यानी इस एक स्टेयर की हाइट कितनी थी 1/4 मीटर थी ये हाइट, यहाँ देखो यहाँ पे ये हाइट डबल होगी, डबल किस लिए हो गई क्योंकि देखो ऐसे डॉट लगाओ,
ये हाइट तो कितनी है 1/4 मीटर, यानी फर्स्ट स्टेयर की हाइट। सेकंड स्टेयर से कुछ और हाइट पे है, यानी कि यहाँ पे भी कितनी स्टेप, ये जो सेकंड स्टेयर है इसकी हाइट भी कितनी है 1/4 मीटर। तो इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, यानी कि ये जो, क्योंकि हमें निकालनी है वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम इस एक स्टेप का निकाल दे, फिर इसका वॉल्यूम, तो यानी कि कुछ पोर्शन हमारा रह जाएगा। हमें टोटल टेरेस की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप तो हमने निकाल दी 50/8 मीटर क्यूब, लेकिन जब सेकेंड स्टेप में आएंगे तो लेंथ तो सेम है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी सेम है, यानी सेम ब्रेड्थ और लेंथ की है, लेकिन हाइट चेंज होगी। यहाँ पे तो 1/4 मीटर थी, लेकिन यहाँ पे कितनी हाइट होगी, यहाँ पे होगी उसकी 2, यानी कि उसकी दुगनी हाइट होगी, यानी 2 × 1/4 कितना हो जाएगा, ये 2/4 और कैंसिल हो क्या आ जाएगा 1/2 मीटर। ऐसे ही जब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इस फर्स्ट वाली के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इसकी हाइट 3 गुना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो ये हमने डॉटेड लाइन लगा दी, एक हम डॉटेड लाइन यहाँ भी लगा सकते, तो ये क्या होगी, ये फर्स्ट स्टेप की हाइट है, ये सेकंड स्टेप की, ये थर्ड स्टेप की, यानी फर्स्ट स्टेप की 3 गुना हाइट किसकी हो जाएगी, थर्ड स्टेप की हाइट। तो यानी हाइट हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बाकी लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम ही है। तो यहाँ हमें ये वॉल्यूम निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, लेंथ तो 50 है, ब्रेड्थ भी कितनी है 1/2, लेकिन हाइट कितनी हो रही है 2 × 1/4, फर्स्ट स्टेप की दुगनी हाइट हो रही है। तो 2 से 2 कैंसिल और ये किसके इक्वल आ जाएगा 50/4 मीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब अगर हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, अब वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये भी कैसे आएगी, देखो यहाँ क्या है, लेंथ की वैल्यू 50, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 1/2, लेकिन हाइट क्या हो गई अब 3 टाइम्स हो गई, यानी कि 3 × 1/4, इस फर्स्ट वाली स्टेप का 3 टाइम्स हो गई। ये किसके इक्वल आ जाएगा 150/8 मीटर क्यूब के इक्वल। तो यानी ये हमारे पास क्या बनती जा रही है, एक एपी बनती जा रही है। एपी इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं वो इक्वल सेम मेजरमेंट से बनाई गई हैं, सेम मेजरमेंट से बन रही है। यहाँ पे भले ही उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रही है वो कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म मैनर में इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म मैनर में कोई भी चीज़ इंक्रीज करती है तो यानी कि उसका डी सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम उसकी एपी बना सकते हैं। एपी की फर्स्ट टर्म यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप कितनी आई 50/8, सेकेंड स्टेप की 50/4, थर्ड स्टेप की 150/8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास बन गई एपी। हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ टेरेस, यानी इस टेरेस को बनाने में कितनी वॉल्यूम लगेगी। तो यानी कि इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं 15 स्टेप्स। तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ 15 स्टेप्स, यानी 15 स्टेप्स की वॉल्यूम का हमें क्या करना है, सम करना है। तभी तो हमारे पास पूरी कंप्लीट टेरेस की क्या आ जाएगी वॉल्यूम। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये n/2 2a, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 50/8 इंटू 50/8, n-1, n की वैल्यू क्या है 15, -1 हो जाएगा 14 इंटू d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू a2 - a1 करेंगे 50/4 - 50/8, 50/4 - 50/8, ये किसके इक्वल आएगी, एलसीएम लेके करेंगे 8 एलसीएम, यहाँ से आएगा 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 100 - 50, ये आ जाएगा 50/8। 50/8 इसकी क्या आ जाएगी, d की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 50/8 कहाँ पुट कर देंगे, d की जगह 50/8। ये किसके इक्वल आएगा 15/2 इंटू, ये मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल, क्या आ जाएगा 50/4, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल करेंगे 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 7 5 ज़ा क्या हो जाएगा 35, 350 और ये नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर दो, 15/2 इंटू
ऐड करेंगे बन जाएगा 400 अपॉन में 4, कैंसिल हो रहा है 100 पे, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा 50 पे, और आंसर क्या आ जाएगा 0 5 5 25 750 मीटर क्यूब, क्योंकि क्या है ये वॉल्यूम आई है, और कितने किसकी वॉल्यूम आ गई है 15 स्टेप्स की वॉल्यूम आ गई, टेरेस के 15 स्टेप्स की क्या आ गई है वॉल्यूम, यानी कि ये किसकी वॉल्यूम आ गई, कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, यानी कितना कंक्रीट रिक्वायर होगा 750 मीटर क्यूब, क्योंकि कंक्रीट रिक्वायर यानी उसको बनाने में कितना कंक्रीट चाहिए, तो उसकी वॉल्यूम के इक्वल होगा, जितनी उसकी वॉल्यूम उतना ही कंक्रीट रिक्वायर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4 के सॉल्यूशंस, और यहाँ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।